Assalamu alaikum students. The topic which we are going to discuss today is team building. Team building क्यों ज़रूरी है? Why it is necessary? What are the main things in team building? इसमें हम डिस्कस करेंगे importance of team building, stages and leadership styles, barriers to team buildings and team development. The goal is to raise the productivity while keeping production costs as low as possible. It takes a lot of time to send cooperative memos of every change in procedure. It takes even more time to implement those changes. With teamwork, you eliminate a lot of formalities. जब भी आप लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप टीम वर्क में काम करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी शेयर करते हैं. जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं तो इंडिविजुअल जो काम आप करते हैं, जो आप अपना गोल या टास्क परफॉर्म करते हैं, वो इजीली अचीव हो सकता है. वाई टीम? टीम क्यों बनाते हैं हम? किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम के लिए कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आप एक टीम में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप में आप एक टीम में काम करेंगे तो उसके बेनिफिट सबसे पहले ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट इज आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी. बेटर मॉरल, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी और बेटर डिसीजंस. ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं. आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी एक टास्क को पूरा करने के लिए. वाई टीम? टीम हम इसलिए भी बनाते हैं कि हमारा वर्क जो है वो लेस स्ट्रेसफुल हो, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएगी, एक ही बंदे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, काम शेयर हो जाएगा, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन शेयर्ड, मेंबर्स कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर, ऑल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. अब डेफिनेशन क्या है टीम की? A small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. Team basically वो कहलाती है कि a group of people or a small number of people who are working together to achieve some task. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टीम लीडिंग में हमारे पास कौन सी स्टेजेस और लीडरशिप स्टाइल्स हैं. नंबर 1 है फॉर्मिंग, number 2 storming, number 3 is norming, number 4 is performing, and number 5 is adjourning. These are basically the 5 stages and leadership styles of team leading. Number 1 that is forming. Forming में क्या होता है? Feel moderately eager with high positive expectations about what the team will accomplish. Number 2, feel concerned about how they will fit in and what will be expected of them. Feel anxious about other team members and they are dependent on authority to provide direction. फॉर्मिंग में बेसिकली टीम के वो लोग आ जाते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं कि हमें कोई मैनेजर या कोई हायर अथॉरिटी से डायरेक्शन मिले तो वो आगे टास्क अपना परफॉर्म करें. They feel very anxious about other team members also. They feel concerned about how they will fit in and what will be expected of them. मतलब they feel concerned कि किस तरह का टास्क हमें दिया जाएगा और कौन सी एक्सपेक्टेशंस हमसे रखी जाएंगी उस टास्क को पूरा करने के लिए. और उन मेंबर्स से बिल्कुल हाई या पॉजिटिव होप होती है कि किस तरह वो एक टास्क को कंप्लीट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें और ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं फॉर्मिंग में. और फॉर्मिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है. स्टेज एंड लीडरशिप स्टाइल का फर्स्ट पार्ट जो है वो है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग में हमारे पास कुछ इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, टास्क अकम्प्लिशमेंट है और लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज हैं. सबसे पहले हमें स्टेब्लिश करने हैं रियलिस्टिक गोल्स. फॉर्मिंग में भी हमें पहले अपने रियलिस्टिक गोल्स को देखना है कि किस तरह और कौन से हमारे गोल्स हैं जो टास्क पूरा करने के लिए. उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके बाद टीम इंटरेक्ट करेगी. सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका गोल है क्या या आपका टास्क है क्या. उसके बाद अपना गोल या टास्क को पूरा करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड्स और इस मेथडोलॉजी के तहत हम अपने गोल्स को पूरा करेंगे. उसके बाद एक कोई भी मेंबर होगा जो हेड होगा
वो क्लैरिफाई करेगा टीम के टास्क को एंड टीम मेंबर रोल्स एंड रिलेशनशिप। उसके बाद आप डिसीजन बनाएंगे, मेक डिसीजंस एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस, एंड देन मॉनिटर एंड गिव फीडबैक ऑन टीम परफॉर्मेंस, देन डेमोन्स्ट्रेट एंड टीच स्किल्स। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मिंग की जो लीडरशिप आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो सबसे पहले ये हैं कि आपको गोल्स को स्टेब्लिश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्टैंडर्ड सेट करना है इंटरेक्शन के लिए कि किस तरह आपने टीम में इंटरेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लैरिफाई करने हैं कि टास्क कौन से हैं और किस तरह कौन से मेंबर को कौन सा रोल दिया जाएगा। उसके बाद आपने डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस लेने के बाद आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपको मॉनिटर किया जाएगा और आपको फीडबैक दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा और आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी कि अगर आप कोई भी गोल्स या टास्क परफॉर्म करने में कोई भी अगर ट्रबल शूट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा और आपको स्किल्स बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉर्मिंग में, जो कि फर्स्ट है लीडरशिप स्टाइल का पार्ट। सेकंड पे हम आ जाते हैं जो है स्टॉर्मिंग। अब स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, स्टॉर्मिंग में कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, किस तरह काम होता है। एक्सपीरियंस some discrepancy between initial hopes and the reality, become dissatisfied with dependence on authority, experience frustrations about goals and tasks, and may react negatively toward former leader and other team members. They compete for power and attention. अब मतलब ये हुआ कि स्टॉर्मिंग में फिर वो लोग आ जाते हैं, समटाइम्स जब हमारा टास्क या गोल्स परफॉर्म नहीं होता तो हम नेगेटिवली रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि किस तरह हमें अपने टास्क या गोल को अचीव करना है। उसका रीज़न ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम स्ट्रेटजी नहीं बना पाते, हम समझ नहीं पाते कि कौन से मेथडोलॉजी के तहत हमें उसको परफॉर्म करना है। तो स्टॉर्मिंग में फिर वो लोग आ जाते हैं, दे बिकम डिससेटिस्फाइड विद डिपेंडेंस ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी की तरफ से उन्हें जो टास्क मिलते हैं या उन्हें जो डायरेक्शंस मिलती हैं उससे वो थोड़े डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, एंड दे मे कम्पीट फॉर पावर एंड अटेंशन। स्टॉर्मिंग की लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज में ये है कि दे रीडिफाइन गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, रोल्स एंड रिलेशनशिप, encourage and support interdependence, provide skill development, recognize and accept different opinions, manage conflicts, raise constructive behavior। लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज जो स्टॉर्मिंग की हैं उसमें आपको क्लियरली मैनेज करने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी टीम मेंबर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। आपको रिकॉग्नाइज करना है और एक्सेप्ट करने हैं डिफरेंट ओपिनियंस। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो हर किसी के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, हर किसी के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे किस तरह कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। तो सबकी राय जो होगी वो आपको रिकॉग्नाइज करनी होगी और एक्सेप्ट करनी होगी। उसके बाद आपको इनकरेज किया जाएगा और इसी तरह आपके जो रीडिफाइन गोल्स आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी जब आप अपना टास्क एक टीम के तहत अपना पूरा करेंगे। इंटरपर्सनल इश्यूज में आपके पास कंट्रोल, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, extent to which team members want to follow the direction set by others who influences the team's directions। स्टॉर्मिंग में फिर ये हो जाता है कि जो आपके लीडर्स होते हैं आपको एक सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं कि किस तरह उन टीम मेंबर्स को उनको फॉलो करना है अपने टास्क को पूरा करने के लिए। Then we have norming. In norming, they become less dissatisfied as ways of working together become clear, resolve discrepancies between expectation and reality, begin to respect each other's differences and develop feelings of respect, harmony and trust, and they feel pleasure and increase self-esteem। अब नॉर्मिंग में होता क्या है कि वो लोग आ जाते हैं जो टीम एक साथ काम करते हैं, तो उनके जो साथ काम करने की वजह से उनका विजन बिल्कुल क्लियर होता है किस तरह के हमें टास्क परफॉर्म करना है, किस तरह हमने टारगेट को अचीव करना है, और वो रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की ओपिनियन को। दे बिगिन टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, जो उनके ओपिनियंस होते हैं उनकी राय को, एंड दे डेवलप फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, हार्मनी एंड ट्रस्ट।
Then we have leader action strategies of norming. They involve in team decision making and problem solving, support team in setting goals and standards, encourage and acknowledge team progress. अब लीडर एक्शन स्ट्रेटजीज नॉर्मिंग की हो सकती हैं कि वो टीम को इन्वॉल्व करते हैं कि किस तरह उन्हें डिसीजन मेकिंग में काम करना है, किस तरह उनको अपने डिसीजंस लेने हैं, उन हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को, सपोर्ट टीम इन सेटिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। पहले तो उनका एक विजन क्लियर होता है कि किस तरह टास्क को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद अपने गोल्स को सेट करते हैं, उसे अपने इम्प्लीमेंट करते हैं आइडियाज़ को मेथडोलॉजीज के तहत कि किस तरह और कौन सी मेथडोलॉजी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, एंड encourage and acknowledge team progress. Then we have interpersonal issues. Willingness to express friendly feelings, shift focus of control from leader to team, and avoidance of groupthink. Number fourth, we have performing. Performing में क्या होता है कि they feel very excited and eager about participating in team activities, are autonomous, not depending on any designated leader, work collaboratively with whole team, feel highly confident about team results, and communicate open and freely without fear of rejection or conflict. अब परफॉर्मिंग में वो लोग आ जाते हैं कि जो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए या टीम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी लीडर। उनके अपने ओपिनियंस और किसी डायरेक्शन उन्हें नहीं मिलती, वो किसी डायरेक्शन के थ्रू नहीं लेकिन अपनी ओन जो उनकी ओपिनियंस होते हैं उसके थ्रू काम करते हैं, एंड दे वर्क कोलैबोरेटिवली विथ होल टीम। दे आर वेरी हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट द टीम रिजल्ट्स, किस तरह उनके टारगेट अचीव होना है, कौन सी उनकी फाइंडिंग्स है, किस तरह के उनके रिजल्ट्स अचीव होंगे, एंड दे कम्युनिकेट ओपन एंड फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट। Then we have leader action strategy performing key. They serve as a source for the team, monitor goals and performance in terms of review process, and interface between the team and larger organization. अब परफॉर्मिंग में जो टीम होती है उनका इंटरेक्शन होता है एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मॉनिटर करती है कि किस तरह उन्हें उनका प्रोसेस को रिव्यू करती है कि किस तरह उनकी गोल्स और परफॉर्मेंस हो जा रही है। देन वी हैव interpersonal issues. They don't have no major issues. Level fifth, that is last, is adjourning. They become concerned about impeding dissolution. They feel loss or sadness about ending the project and separating from the team. May deny feelings by joking or expressing dissatisfaction. May have strong positive feelings about what the team has accomplished. Adjourning में फिर ये हो सकता है कि टीम जब अपना टारगेट पूरा कर लेती है या टास्क कंप्लीट कर लेती है तो वो टीम से सेपरेट होने की वजह से they feel loss or sadness about ending the project and separating from the team, and they have very strong feelings about what the team has accomplished. So these are the leader action strategies of adjourning. Accept own feelings of loss, acknowledge the feelings of others, increase directive and supportive behavior as appropriate. एडजर्निंग में आप इस तरह कह सकते हैं कि वो उनको टेंडेंसी होती है टू बिकम लेस प्रोडक्टिव, उनका जो प्रोजेक्ट होता है, एंड द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, लॉस और एंगर अबाउट इम्पिडिंग दिस सॉल्यूशन। These are basically interpersonal issues जिसमें हमने 5 stages और leadership styles explain की हैं. The first one is forming, the second one is storming, the third is norming, the fourth is performing, and the fifth is adjourning. These are the stages of growth development, in which in forming is awareness and orientation tasks needed to be clarified. In storming, competition and conflict leader needs to conflict resolution skills. Norming, cooperation, teamwork, team willing to work together and establish procedures. Performing, trust and performance, team focused on the results and performance. Adjourning, separation and moving on, team focus shifts to what will I do next. ठीक है, तो फॉर्मिंग में क्या हो जाता है कि ओरिएंटेशन होती है, उनकी अवेयरनेस होती है, किस तरह उनको टास्क को क्लैरिफाई किया जाता है कि टास्क है क्या, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद आपका कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है, लीडर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, ये चीज़ आ जाती है स्टॉर्मिंग में। नॉर्मिंग में फिर आप कॉपरेशन अपना कॉपरेट करते हैं, टीम विलिंग होती है काम एक साथ काम करने के लिए और स्टेब्लिश करते हैं प्रोसीजर्स किस तरह वर्क करना है। परफॉर्मिंग फिर आप ट्रस्ट और परफॉर्मेंस जो आपकी होती है, टीम फोकस करती है अपनी रिजल्ट और परफॉर्मेंस पे। और एडजर्नी में फिर आप सेपरेशन हो जाती है, आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है और आप फिर फोकस करते हैं कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। These are the barriers to team building: credibility of the project leader, unclear project objectives, changing goals and priorities, lack of team definition and structure, confusion about roles and responsibilities,
performance appraisals that fail to recognize teamwork and excessive team size. बेसिकली ये बैरियर्स हैं टीम बिल्डिंग के कि अगर आपका अनक्लियर प्रोजेक्ट होगा, अगर आप क्लियर ही नहीं है कि आपको किस तरह अपने टास्क को पूरा करना है, किस तरह आपका आपका प्रोजेक्ट आपसे क्या चाह रहा है, तो आपको कभी भी आप एक प्रॉपर एक अच्छी टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते. चेंजिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज, बार बार आप अगर आप चेंज करें अपना गोल या प्रायोरिटीज, या लैक ऑफ डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर, कंफ्यूजन अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक टीम में काफ़ी सारे टीम मेंबर्स हैं लेकिन किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स का नहीं पता, या कंफ्यूजन है, तो फिर आप एक टीम बिल्ड नहीं कर सकते. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स दैट फेल टू रिकॉग्नाइज टीम वर्क, और अगर आपकी एक एक्सेसिव टीम साइज है या बहुत बड़ी टीम साइज है तो भी आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं हो सकती. These are basically the tools and techniques of team development, team building activities, management skills, rewards, collection and training. उसके बाद हमारे पास तीन तरह के रोल बिहेवियर्स आ जाते हैं. एक टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है. एक टास्क बिहेवियर ओरिएंटेड में हम इस तरह कह सकते हैं कि दे फोकस ऑन द व्हाट टीम नीड्स टू गेट द जॉब डन एंड दे फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग टास्क. टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में आपको लीडर जो है फैसिलिटेट करता है जो भी आप अपने डिसीजंस देते हैं, और इसके अलावा आपको फोकस करना होता है कि किस तरह आपको अपनी जॉब करनी. Then we have relationship oriented behavior. Relationship oriented behavior में you have to focus on social needs of the team and deal with the team tasks, sentiments and viewpoints. रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में आपको सोशल नीड्स देखनी है कि आपको कोई सोशल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, या आपको कोई भी सोशल कनेक्शन चाहिए, तो आपको इजीली रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में आपको लीडर के थ्रू ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. Then you have to deal with team tasks, sentiments and views. After that we have self-oriented behavior. Focus only on the needs of individual team members, sometimes at the cost of the team. What is the purpose or function of a behavior in a group? अच्छा, ये these are the task-oriented behavior. Number 1, that is initiating. Number 2, that is coordinating. Number 3, that is summarizing. Number 4, that is evaluating. Number 5th is information seeking, and number 6 is information giving. In initiating, first of all you have to give suggestions and propose group actions. सबसे पहले आपने initiate करना है, अपनी suggestions देनी है. उसके बाद आपने coordinate करना है. You have to coordinate ideas, suggestions or activities. After giving ideas and suggestions, you have to combine those ideas into cohesive statements and drawing conclusions. First you have to give ideas and propose it. Then after giving ideas, suggestion, activities, you have to combine those ideas into a cohesive statement, and then you have to draw these conclusions. After giving ideas or combining them, you have to evaluate it, assess and question how the team is functioning. Information seeking, asking for facts or clarification. Information giving, offering valid and useful information. आपने जब समराइज कर लिया, आपने आइडियाज को और उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद आपने एवेल्यूएट करना है. आपने देखना है कि किस तरह टीम इसको फंक्शन करेगी. उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन लेनी है. आपने इंफॉर्मेशन लेनी इस तरह से है कि आपने दूसरों के ओपिनियंस देखने हैं. आप आस्किंग फॉर फैक्ट्स एंड क्लेरिफिकेशन. आफ्टर दैट यू हैव टू गिव ऑफर वैलिड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट you have relationship oriented behavior, gatekeeping, encouraging, setting standards and harmonizing, facilitating the participation of other, inviting less active members to contribute, being open and responsive to others, recognizing and supporting contributions, inviting comments, helping the group establish norms and standards related to maintaining relationship, relieving tension, helping others to explore their disagreements, seeking appropriate compromise solutions. अब रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर में आपने करना क्या है कि आपको जो भी आपके ओपिनियंस आ रहे हैं आपने उनको सपोर्ट करना है, उनके जो कमेंट्स हैं उनको इनवाइट करना है, उनकी जो उनको उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करना है कि किस तरह आपने एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और आपने लेस एक्टिव मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करवाना है ताकि जो एक्टिव मेंबर्स हैं बस वही कंट्रीब्यूट कर सकें. Then we have self-oriented behavior, dominating, recognition seeking, withdrawal and blocking. Self-oriented behavior में फिर वो लोग आ जाते हैं, they try to get attention and monopolizing discussion. Monopolizing discussion का मतलब है कि अगर ग्रुप में एक डिस्कशन हो रही है एक टॉपिक पे तो उसको दूसरी तरफ ले जाना, trying to get attention. Withdrawal में हम कह सकते हैं कि they refuse to participate in group discussions. Giving of non-verbal signs of disapproval. And in blocking we have arguing too much on a point and rejecting less ideas without considering them.
ब्लॉकिंग में होता है कि फिर एक ही पॉइंट पे आप बार बार आर्ग्यू करते हैं और रिजेक्ट करते हैं आइडियाज उनको विदाउट कंसीडरिंग देम. Dealing with denominators, these are dealing with dominators, these are dealing with withdrawals, dealing with recognition. This is the team building process जिसमें हम इनिशिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और फिर क्लोज. हाउ अ टीम वर्क शुड बी, किस तरह टीम वर्क करना चाहिए. टीम वर्क इज वेरी इसेंशियल for competing in today's global arena where individual perfection is not as desirable as a high level of collective performance. In our organization today, teams are the norm rather than the exception. Teamwork helps organization in many ways. अब किस तरह एक टीम वर्क हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. It gives the employees cooperative spirit. When people work together for a common goal, it gives them a sense of belonging. It is important for people to feel like they are the part of something. When they feel this pride, they will want to put their best foot forward. They will have enthusiasm in the workplace and connect with each other employees. अब किसी भी टीम वर्क अब टीम वर्क क्या करेगी. टीम वर्क आपके लिए एक वो एफिशिएंसी क्रिएट करती है आपकी वर्क प्लेस में, तो आपके लिए इजी हो जाता है उस वर्क प्लेस में अपने आप को एडजस्ट करना और काम करना. When people work together in a close proximity every day, it makes changes a lot easier. Fellow employees will have the chance to teach and practice the new methods with others in the cooperative. This will save the cops in money, training, and other employees. Teams should strive to achieve consensus. Unlike the terms anonymous and majority, there is no vote in consensus. A team leader should try to get the best out of every player, so he studies each member to discover his talents and to develop them. He also studies each member to discover their weakness and to strengthen them. अब टीम लीडर का काम क्या है कि उसे स्टडी करना है ईच मेंबर को, ताकि वो डिस्कवर कर सके, उसके टैलेंट्स को डेवलप कर सके और उनकी वीकनेस पे और उनकी वीकनेस पे काम कर सके और उनको स्ट्रेंथन. Then he trains these members to play as a team. He teaches each one to sacrifice his own personal glory. Team play multiplies the power of each individual. The total impact of the team greater than the sum of their individual talents. The team performance goals will be much larger numbers than in individual numbers, and at first it may seem very difficult to reach. जब आप इनिशियली अपना टास्क पूरा करते हैं तो आपको मुश्किल लगता है कि किस तरह आपको परफॉर्म करना है, आपको समझ नहीं आता. लेकिन जब आप टीम में काम करते हैं तो आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं. आप एक इंडिविजुअल नंबर से टीम में काम करेंगे तो आप इजीली रीच कर जाएंगे जो भी आपका गोल होगा. That is why management must break the monthly goals into daily achievable activity. Then an individual target numbers seem more attainable. Management must not only give the praise to the individual doing the exceptional work, but also focus on the team results and praise correct or redirect accordingly. During the team building period, the first 6 months meeting and discussions with the group should spotlight the positive aspects. अब मैनेजमेंट को सिर्फ एक इंडिविजुअल को एक्सेप्शनल वर्क को नहीं आपने जज करना है, प्रेज करना, बल्कि एक टीम वर्क को और उनके टीम रिजल्ट्स को प्रेज करना है. If there is an individual who is not meeting their goals, bring them in for counseling via one-on meeting. अगर कोई इंडिविजुअल से एक ग्रुप में काम नहीं हो रहा तो फिर आप उनको काउंसलिंग के लिए ले जा सकते हैं one-on-one मीटिंग में. These are the individual rewards and these are the team rewards. Team rewards में फिर हम जो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है उनकी, उनके जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, पूरी टीम को रिवॉर्ड करते हैं. और इंडिविजुअल रिवॉर्ड में फिर हम एक सिंगल पर्सन या जो भी टीम मेंबर होता है सिर्फ उसे. Promoting a good workplace. A good workplace with happy, productive employees is beneficial for the entire cooperative and its members. अगर अच्छा workplace होगा, आपके happy, productive employees होंगे तो आपकी टीम के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बहुत अच्छा है. Making an environment that allows the staff to feel good about their work and how they contribute has its challenges. Management has many responsibilities, including evaluating people based on their work and contributions and how they interact with others. When an employee demonstrates mutual effort to achieve a common goal, your employees have moved from single purpose to teamwork. This allows the members to reach higher goals than any would individually. अब मैनेजमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डिपेंड करता है उनके वर्क और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे कि किस तरह वो जो मैनेजमेंट की टीम है वो इंटरेक्ट करते हैं अपने टीम मेंबर से, किस तरह उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें और किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं टीम वर्क के लिए.
Provide incentives for the group when the goals are reached. Daily feedback results is needed to keep the assembled team focusing on the new goal. This review should move the focus for training and advice from management to the team. Let them share their ideas and experience. उन्हें provide करते हैं हम incentives, appreciation of work well done, feeling of being in on things, help on personal problems, job security, good wages, interesting work, promotion and growth, personal loyalty to employees, good working condition, and tactful disciplining. Build a winning organization. Be a team player. The most valuable single factor that contributes towards high levels of excellence and quality in a team stem from an individual team member's ability to work with others. That is his or her levels of cooperation and communication. These social intelligence skills include the ability to persuade, negotiate, compromise and make others feel important. अब होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अच्छा एक टीम प्लेयर बनना है तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे हाई लेवल ऑफ एक्सेलेंस से और आपकी जो क्वालिटी होती है टीम की और आपको कम्युनिकेशन करना है इस तरह अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर The most valuable single factor that contributes towards high levels of excellence and quality in a team stem from an individual team member's ability to work with others, that is, his or her levels of cooperation and communication. These social intelligence skills include the ability to persuade, negotiate, compromise, and make others feel important. अब टीम प्लेयर के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसे अपने हाई लेवल्स ऑफ एक्सेलेंस या क्वालिटी टीम की मोटिवेट करना है उन्हें और इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की एबिलिटी को देखना है, उसे मॉनिटर करना है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है और उन्हें कॉपरेशन और कम्युनिकेशन के साथ मोटिवेट करना है. दी सोशल इंटेलिजेंस स्किल्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं निगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज एंड दे फील मेक अदर्स फील वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. थैंक यू सो मच.